हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भारती। वेलकम टू नंबर वन साइंस क्लास। आप इस चैनल पे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएसएस एग्जाम पार्ट 2। देखिए, ये पार्ट 2 वीडियो क्यों है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएसएस एग्जाम। तो उसमें हमने सभी बात की थी कि सिलेबस क्या है और पूरा ओवरव्यू देखा था, स्ट्रैटेजी देखी थी। आज ये जो वीडियो है पार्ट 2, ये स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल आईएसएस का फॉर्म भरा है और उनकी एग्जाम 16, 17, 18 अक्टूबर को है। तो देखिए, उन्होंने मुझे कमेंट किए, मेल किए और कमेंट भी किए कि इतने कम समय में कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ तो आइडिया होना चाहिए इनके लिए। इसलिए तो वही हम बात करने वाले हैं कि इन कम टाइम में हम ज़्यादा अचीव कैसे कर सके, ताकि आपका जो आईएएस का ड्रीम है वो पूरा हो सके। तो वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम कोड देखेंगे, मोटिवेशनल कोड। फिर उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे कि सिलेबस कैसा है, क्या है, विच पार्ट डू, मतलब आपको कौन सा पार्ट करना चाहिए। फ्रॉम माई साइड मैं अपनी अकॉर्डिंग टू मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे आपको क्या क्या सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ये पार्ट करिए। क्योंकि ऐसा, ये देखिए, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो आपको वो जो टॉपिक बताऊंगी या पार्ट बताऊंगी वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी का आपका जो डिसीजन है वो आपका है। देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपको मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी जो हर बार पूछे जाते हैं, जो मुझे कमेंट में करते हैं, पर उनके जो आंसर्स है वो कमेंट में कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि वो आंसर्स थोड़े बड़े रहते हैं, तो इसलिए वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन, देखिए, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर, मतलब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी हम बात करेंगे। बेस्ट बुक्स ओवरव्यू, कौन कौन सी अच्छी बुक्स है उनका भी ओवरव्यू देखेंगे, और लास्ट में हम एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट देखेंगे। तो देखिए, ये पूरा वीडियो अच्छा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। देखिए, कितनी अच्छी बात कही है। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके शब्द में ही उसने बोला है कि आई एम पॉसिबल। तो यही आप बात ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आईएसएस बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। मैं आज की वीडियो में यही बोलूँगी कि अपना आप बेस्ट दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो यही आप बात ध्यान में रखना। सिलेबस ओवरव्यू, देखिए यहाँ पे 4 पेपर स्टैटिस्टिक्स के रहते हैं और 2 जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़। 3 दिन तक ये पेपर चलते हैं। एक दिन, दूसरे 2 दिन, एक दिन और दूसरे 2। तो जो जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ ये जो रहते हैं, और फिर उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स 1 ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, और डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको लिखना है। तो वो हम दिखेंगे कि उसमें, मतलब जनरल इंग्लिश में और जनरल स्टडीज़ में आपको इन कम टाइम में आप क्या कर सकते हो। देखिए, जनरल इंग्लिश, इसमें फोकस आपको ऐसे पे करना है। ऐसे है, 1/3 पैसेज है, वो ऐसे 30 मार्क्स के लिए आता है। 1/3 पैसेज भी 30 मार्क्स के लिए आता है। और फिर उसके बाद इडम्स है, प्रेजेस है और करेक्ट सेंटेंस है। वो करेक्ट सेंटेंस जो है वो विदाउट मीनिंग चेंज करने के, मतलब आपको एक सेंटेंस दे रहते हैं, उसके आपको मीनिंग विदाउट, मतलब आपको चेंज नहीं करने हैं, पर वो वही रहने चाहिए। मतलब आपको वहाँ पे करेक्ट करना पड़ता है, वो 1 मार्क के लिए होते हैं। ऐसा ही पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहता है जनरल इंग्लिश का। तो आप रेगुलर 1A से 1A से लिखते जाओ, और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है आप उनको देखिए। देखिए, आईएसएस हो या कोई भी पेपर हो, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं और जो सिलेबस है वो अपने पास ऑल टाइम रखिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, कितना सिलेबस आपका बाकी है, कौन सा पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं। उससे आपको एक ब्रीफली आइडिया मिलती है कि कैसा कैसा क्या क्या रह सकता है और कौन से क्वेश्चन सामने आ हो सकते हैं। तो ये कैसा, आपको एक ऊपर आइडिया आ जाती है कि आपको कैसा क्या करना है। तो देखिए, हर बार अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको कैसे करना है।
क्योंकि विदाउट स्ट्रेटेजी कोई ही एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती, फिर वो 10th हो, 12th हो, बीएससी, एमएससी, कोई भी। अपनी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में इतना पोर्शन करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। देखिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे एम्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। ऐसा कि आप 1 साल दीजिए आईएएस के लिए कि नहीं मुझे 1 साल ये पूरा करना ही है। आप वो मत सोचिए कि यूपीएससी आपको 6 अटेम्प्ट दे रहा है, आप वो सोचोगे कि नहीं चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार, ऐसा मत सोचिए। आप इतना ही सोचिए कि मेरे पास बस एक अटेम्प्ट है और मुझे इस एक ही अटेम्प्ट में करना है, जो होगा वो एक ही अटेम्प्ट में होगा। फिर आप अपना पूरा फोकस उस एक अटेम्प्ट में दीजिए, पूरा फोकस उस एक अटेम्प्ट। आपको 1 साल में आप अपनी टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 1 साल में इतना पोर्शन कवर करना है विथ टेस्ट सीरीज। मतलब आपको खुद के पेपर, खुद आप पेपर सॉल्व कीजिए, इसकी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी पड़ती है, आप खुद सेल्फ स्टडी। मुझे कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की इसके लिए कोई ट्यूशन्स की ज़रूरत है क्या, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। देखिए, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ट्यूशन्स लगाइए या कोचिंग्स लगाइए, क्योंकि ये पूरा सेल्फ स्टडी का पार्ट है। आपको कोई भी, आप ट्यूशन कहाँ पे भी लगाइए, पर तभी आपको पढ़ाई अपने आप को ही करनी है, तो आप खुद ही प्रिपेयर करो। हाँ, अगर कोई आपको टॉपिक्स नहीं समझता है तो आप उस टॉपिक के लिए लगा सकते हो, पर बाकी को तो आप खुद ही कर सकते हो। फिर 1 साल तक, आप 1 ईयर तक अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इतना पोर्शन करना है, मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे इतना सब ये करना है। 6 मंथ के लिए आप अपना टारगेट सेट करिए, फिर 6 मंथ के बाद अपना टारगेट सेट कीजिए, फिर उसके बाद 1 मंथ का टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 1 मंथ में इतना पोर्शन करना है। फिर उसके बाद 1 वीक का टारगेट सेट कीजिए कि नहीं मुझे 1 वीक में इतना करना है। फिर उसके बाद 1 डे का आप टारगेट सेट कीजिए कि मुझे आज इतने चैप्टर्स करने हैं, मुझे आज इतना रिवीजन करना है। और पूरा रिवीजन आप संडे को कर सकते हो, सैटरडे तक आप पढ़ाई करो, फिर संडे को रिवीजन करो, टेस्ट दो, ऐसे लिखो, पैसेज को 1/3 में करो। मतलब आप ऐसा मानो कि आप खुद के टीचर्स हो, टीचर खुद हो, क्योंकि आप खुद ही स्टूडेंट हो और आप खुद ही टीचर हो, ऐसा आप मानोगे तभी आपसे होगा। देखिए, आप टीचर हो तो इसलिए आप अपना करेक्शन देखोगे, आपकी मिस्टेक्स देखोगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक हुई है आपकी। और स्टूडेंट हो तो आप खुद आपके मिस्टेक्स आपको दिखेंगी और आप अपने मिस्टेक जो है वो आप खुद करेक्ट करोगे, तो ऐसा होगा। तो आप दोनों हो, स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, और आप सेल्फ स्टडी करो। फिर उसके बाद आपने जो टारगेट सेट किए हैं वो आप फुल प्रिपेयर करो कि वो टारगेट जो मैंने सेट किए हैं वो मुझे अचीव करना है। अभी देखिए, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि नहीं हो पाते हैं, जैसे कि आपने 1 डे का टारगेट सेट किया पर कुछ वजह से आपने 5 टॉपिक में से आपके 3 ही टॉपिक हुए, तो देखिए निराश मत होइए, हो जाता है। पर आप सोचिए कि मेरे 3 टॉपिक ही क्यों हुए, 2 क्यों नहीं हुए, जो रिमेनिंग 2 है वो क्यों नहीं हुए। तो ऐसा आप सोचिए। और मैंने पहले भी कहा था पहले की वीडियो में कि आप स्टैटिस्टिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है वो आप खुद पे इम्प्लीमेंट करिए, कि आप अपने टारगेट सेट कीजिए, आप अपने खुद को एनालाइज करिए कि मेरा क्या इनकरेक्ट है, मेरा क्या ऐसे मिस्टेक्स हो रही है, मैं कहाँ पे कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ, तो मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। आप खुद को इम्प्लीमेंट करिए, खुद को एनालाइज करिए, खुद मतलब आप ऐसा मानिए कि मुझे सब ये करना है, ऐसा ही होगा। तो ये होगा जनरल इंग्लिश। फिर जनरल स्टडीज़, देखिए 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जनरल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। देखिए, पॉलिटी 25 मार्क्स के आते हैं, इकोनॉमिक्स 25, हिस्ट्री 25 और ज्योग्राफी मतलब 25 × 4 100, तो ये 100 मार्क का पेपर रहता है। और उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। आप रोज के जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो आप पढ़ सकते हो या मंथली पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए देखिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन चारों के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, 8 से लेके 12 तक। अगर आपके पास टाइम है तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है। और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी ही है, हिस्ट्री। और देखिए, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आप नोट्स निकालो, क्योंकि देखिए यूपीएससी की तरह, मतलब जो यूपीएससी आईएएस रहता है उनकी तरह हम ये ज़्यादा ब्रीफ, मतलब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, तो कैसे उनको 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत रहती है। पर यहाँ पे आपको आपके व्यूज़ पूछते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछते हैं कि आपके व्यू क्या है, जैसे कि जो गांधी जी के थॉट थे उनके ऊपर आपके व्यूज़ क्या है, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चंस।
पॉलिटी के लिए एक हद को पूछ लेते हैं कि आपके मतलब आपको ये पूरा आपको लिखना पड़ता है और आपके व्यू वहाँ पे पूछते हैं कि उस सिचुएशन में आपके व्यू क्या होंगे। तो इसलिए आपको वो सिचुएशन पता रहनी चाहिए, उसकी डिटेल में नहीं। तो आपको वो सिचुएशन पता रहेंगे तो आप अपने आपके थॉट्स आप उस वहाँ पे लिख सकते हो। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तभी आप उसके नोट्स बनाइए और आपको उसको रिवाइज करना है। देखिए आप कितना पढ़ाई करते हो वो डिपेंड नहीं करता, आप उसको कितना रिवाइज करते हो वो डिपेंड है। तो आप उसको जितना आप पढ़ते हो, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा आप उसको रिवाइज करिए, क्योंकि आप 10 चैप्टर पढ़ते हो और आप किसी को रिवाइज नहीं करते तो वो पूरा जीरो होता है। तो इसलिए आपने जितना पढ़ा उतने को आप रिवाइज करो। फिर स्टैटिस्टिक्स 1 ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे 4 टॉपिक हैं: प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। देखिए फ्रॉम माय साइड मैं ये बताऊंगी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 तक ही देखिए, क्योंकि 15 के बाद मतलब 16 में आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज है। उसके पहले 15 तक आपका अलग था, फिर 16 से ये पूरा चेंज हो गया। तो आप 16 तक देख सकते हो, 19, 18, 17 और 16। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। देखिए जिन्होंने बीएससी की है उनके लिए ये पूरा इजी है, क्योंकि जिनका सीएस था उनके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग इजी है। पर जिनका सीएस नहीं था उनके लिए भी ये इजी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, रैम रोम ये पूछते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आप पढ़ के भी आप ध्यान में रख सकते हो। फिर बात आती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस हार्ड लगता होगा तभी आप उसको छोड़ सकते हो, आपके ऊपर ऑप्शनल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो प्रोबेबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के 20 और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20। तो आप 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल एनालिसिस को छोड़ के भी। तो आप ऐसे कर सकते हो। और देखिए 20 क्वेश्चंस नहीं, 25, 26 ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये आप 3 अगर आप टॉपिक करते हो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन डेटा प्रोसेसिंग, तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स 1 है वो पेपर निकल जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके ऊपर है कि आप करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको हार्ड लगता होगा तो आप उसको छोड़ सकते हो, कि ऐसा आप मन में मत रखिए कि अगर मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं किया तो मेरा स्टैटिस्टिक्स 1 नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, आप एनालाइज करो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने नहीं पूछे गए हैं। अगर आप करते हो तो क्या प्रॉफिट रहता है, अगर आप नहीं करते हो तो क्या प्रॉफिट रहता है। तो ये आप सब बात ध्यान में रखिए, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। विदाउट स्ट्रैटेजी कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए तो बुक है ही फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड वहाँ कवर हो जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग बालगुरु स्वामी की बुक्स है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट टॉपिक लेके। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप जो सभी बुक्स है उनकी आप उनको रेफर कर सकते हो। देखिए मैं जो बुक आपको बताऊंगी ऐसा नहीं कि आपको भी वो ही मतलब समझे, क्योंकि सभी की अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है वो अलग है। तो आपको अगर वो बुक नहीं मतलब आपको समझती होगी तो आप दूसरी बुक रेफर कर सकते हो, कि ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो आपको वही बुक रेफर करनी है, भले ही आपका उसको उस बुक का आपको कुछ समझे नहीं, ऐसा नहीं। अपनी बुक बनाइए। अगर हो सकता है कि मैंने जो आपको बुक बताई है वो आपको डिफिकल्ट लगे और आपको दूसरी बुक अच्छी लगे तो आप वो रेफर कर सकते हो। पर उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, सिलेबस क्या है। आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को साथ में रख के ही चला कीजिए। फिर स्टैटिस्टिक्स 2 अगेन ऑब्जेक्टिव पेपर। देखिए लीनियर मॉडल में कवर हो जाता है 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन, गॉस-मार्को थ्योरम। ये देखिए पूरा बीएससी वाला है पोर्शन, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वही बीएससी है, बीएससी वाले एग्जाम दे सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एस्टिमेटर में ये आता है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसमें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो इजी है। अगर आप क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कौन सी टॉपिक इजी है, कौन से आप उसको जल्दी कर सकते हो। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस जो सेकेंड ईयर में आपका कवर हो जाता है बीएससी में, 2 काइंड्स ऑफ एरर,
टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्रिटिकल रीजन, ये सब जो पोर्शन है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कवर हो जाएंगे। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्मी की साइट अच्छी है, आप वहाँ पे सर्च कीजिए, कोई भी टॉपिक वहाँ से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको मतलब आपने पढ़ा और आपको समझा कि ये टॉपिक तो यहाँ से नहीं है, तो आप उस टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख के सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड जो जितना भी था पोर्शन वो आप सब पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। डे 1 से आप अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए और आप उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप पूरा भूल जाओगे, तो इसलिए रिवीजन कीजिए। फिर अब बात आती है स्टैटिस्टिक्स 3 ऑब्जेक्टिव, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चाहिए, तो यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई है, स्टैटिस्टिक्स 3 डिस्क्रिप्टिव। सैम्पलिंग टेक्निक, इकोनोमेट्रिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे 3 टॉपिक आते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, उसमें कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पल, नीड फॉर सैम्पलिंग, फिर सैम्पलिंग के जो टाइप्स है, नॉन सैम्पलिंग एरर, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये क्लस्टर सैम्पलिंग, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर बात आती है इकोनोमेट्रिक्स की और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए अगर आप ये 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक करते हो तब भी आपका जो पेपर 3 है वो आसानी से निकल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो। क्योंकि देखिए इकोनोमेट्रिक्स हार्डली बीएससी में पढ़ाया नहीं जाता, किसी की मतलब कम ही यूनिवर्सिटी है जो इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ाती है, तो इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आप अगर इकोनोमेट्रिक्स आपने कभी पढ़ा नहीं है और आप उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपका बहुत सा टाइम जो है वो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने में चला जाएगा और आपको कुछ समझेगा या नहीं समझेगा वो बहुत कम समझेगा। तो इसलिए अब आप उस पर फोकस कीजिए जो आपने पहले से पढ़ा है, क्योंकि आपको जो आपने पहले से पढ़ा है उसको आप करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा, तो आप उसमें ही फोकस कीजिए। सैम्पलिंग टेक्निक बीएससी में हुआ है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में लैस्पियर्स, पाशेस, प्राइस रिलेटिव, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब आते हैं। तो इसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक अच्छी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो आप अगर ये 2 टॉपिक भी करते हो तब भी आपका स्टैटिस्टिक्स 3 का पेपर निकल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको समझेगा। फिर बात आती है स्टैटिस्टिक्स 4 ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन, रिसर्च एंड रिलायबिलिटी, यहाँ पे कोई भी 2 टॉपिक आपको चूज करने पड़ते हैं। डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटिंग विद C&R। तो देखिए फ्रॉम माय साइड मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि कौन से 2 टॉपिक आप देखिए, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चाहिए। स्टैटिस्टिक्स 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि कौन से 2 टॉपिक ले। देखिए आप पे निर्भर है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन से 2 टॉपिक लोगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगी वो आपको इजी नहीं लगेगा, या हो सकता है कि आपको वो हार्ड लगे या आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो। तो आप खुद एनालाइज करिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, आपको कौन सा पार्ट इजी लगता है वो आप देखिए और आप वो टॉपिक लीजिए, ताकि जो आपको ही स्कोर करना है आपको, क्योंकि मैं बताऊंगी और आपको वो डिफिकल्ट लगेगा तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप क्या लिखोगे, आप कितना भी पढ़ोगे तब भी आपको नहीं समझेगा। तो इसलिए आप जिससे कंफर्टेबल हो जिस टॉपिक से, तो आप वो टॉपिक लीजिए। तो फ्रॉम माय साइड मैं बताऊंगी कि डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटी कंट्रोल, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो आप बीएससी में पढ़े हो और इजी है, बहुत ही इजी है। डेमोग्राफी एंड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल लो, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स और क्वालिटी कंट्रोल में। तो डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स में तो सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक डेटा आता है, सेंसस, रजिस्ट्रेशन, फिर कंप्लीट लाइफ टेबल, यूजेस ऑफ लाइफ टेबल, फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये सब आते हैं। तो ये सब आप पढ़े हो और इजी अप्लाइड का पार्ट है ये, तो इजी है। फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट कंट्रोल, असाइनेबल कॉजेज, चांस कॉजेज, ये सब आता है। चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट, पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, वी चार्ट, ये सब आते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी इजी है पेपर 4 के लिए।
तो फ्रॉम माय साइड मैं यही बताऊंगी कि डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल जो आपने पढ़ा है। देखिए अभी एमएससी में ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी भी आता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी आते हैं। जिन्होंने एमएससी की है उनके लिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस अच्छा है, पर जो बीएससी करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये दो टॉपिक। देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि वो बीकॉम ग्रेजुएट है, बीटेक है, तो वो एलिजिबल है क्या इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए कॉमर्स में भी एक पेपर रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है स्टैटिस्टिक्स का। हाँ आपने वो कमेंट किया है कि स्टैटिस्टिक्स के लिए एक पेपर था आपको 5th सेम में या 3rd या 4th सेम में, तो देखिए वहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया है स्टैटिस्टिक्स। तो आप देखिए आपका अगर सिलेबस मैच होता होगा तो, पर इसकी एलिजिबिलिटी तो बीएससी ही है, बीएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी स्टैटिस्टिक्स। तो यह बात ध्यान में रखना कि बीकॉम में बहुत एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स रहता है, मिड मीडियन मोड ऐसा रहता है। इसकी यहाँ पे अगर बताया गया रहता उन्होंने कि एनी डिग्री स्टैटिस्टिक्स तो आप एलिजिबल थे, पर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बीएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी स्टैटिस्टिक्स कहा है, तो ये आप बात ध्यान में रखना। फिर देखिए टाइम ड्यूरेशन, ऐसे भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए ये डिपेंड ऑन यू है, मतलब आप पे डिपेंड है कि आप कितना टाइम उसको देते हो। ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं कि जिन्होंने 4-5 साल प्रिपेयर किए पर तभी उनका नहीं हो पाया, और ऐसे भी केसेस आते हैं जिन्होंने सिर्फ 2 महीने में प्रिपरेशन की और उनका क्रैक हो गया है। तो आप वो देखिए कि आप कैसा आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप उसको टाइम दे रहे हो, आप कैसे फोकस हो अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे। तो यहाँ पे है कि देखिए आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, ऐसा नहीं कि अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूंगा या दूंगी। अब आज आपके पास ये अटेम्प्ट है, आप अपना पूरा बेस्ट आप इस अटेम्प्ट में दीजिए। नहीं हो पाया तो ठीक है, आपका नहीं हो पाया तो आप अपने फेल्यूर से सीखिए कि क्यों मेरा नहीं हो पाया, मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की, मैंने ऐसा क्या किया, मतलब अपने जो मिस्टेक्स है, अपने जो फेल्यूर से सीखो, तभी आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा आप में वो क्लियर होगा। नहीं तो आप फिर से वही गलती करोगे तो आपका नहीं होगा। तो यह बात ध्यान में रखना, टाइम आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसको देते हो। बेस्ट बुक्स ओवरव्यू, देखिए 2 बुक सबसे अच्छी है, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गुप्ता एंड कपूर एंड फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप रेफर कर सकते हो। तो ये दोनों बुक जो है इसमें आपका बहुत सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाता है, बहुत सारा, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो ये आप बात ध्यान में रखना। देखिए ये तो पूरा था वीडियो कि आप कम समय में कैसे क्या कर सकते हो। अभी देखिए कुछ लोग ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे उनके मन में कि 2 महीने बाकी है, लोग 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं तभी उनका नहीं हो पाता, और मेरे पास अभी 2 ही महीने बाकी है, मैं कैसे कर सकूँगा या कैसे कर सकूँगी। तो देखिए ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि आपको हर सिचुएशन में अच्छा दिखे, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ऐसे अपने माइंड को पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे आपको उतना ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव रहिए कि हाँ होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, होगा। आप ऐसा सोचिए 2 मंथ है, सफिशिएंट है 2 मंथ जैसा, क्योंकि आपने बीएससी में पढ़ा है तो, और एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पेजेस भी कम रहते हैं, हार्डली 150 200 250 रहते हैं क्वेश्चन, मतलब पेजेस उनके वाले। और अगर आप बैठते हो बुक पढ़ने के लिए तो हार्डली 30 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इट डिपेंड ऑन अगेन यू कि आप कितना उसको टाइम देते हो। हाँ हो सकता है कि किसी का 30 मिनट में होता है, किसी को 1 आवर लगता होगा एक एनालाइज करते हुए, नोट्स बनाते हुए। तो ये सब आप पे डिपेंड है कि आप हर चीज़ को कितना टाइम देते हो, कैसे आप मैनेज करते हो, सभी ये आप पे ऊपर डिपेंड है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपने गोल सेट कीजिए, टारगेट सेट कीजिए कि नहीं मुझे ऐसा करना है, इस ड्यूरेशन में इतना करना है, और नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, ये सब आपको याद रखना है। तो ये था कंप्लीट आज का वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस पार्ट 2, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे क्या करना है, पर ये स्पेशली फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अक्टूबर में, मतलब इस साल फॉर्म भरा है और जिनकी एग्ज़ाम 16, 17, 18 अक्टूबर को है। तो
ये था कंप्लीट आज का वीडियो। थैंक यू। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।